वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा साइंस। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का 40 क्वेश्चन हो चुका था। हम लोग आगे वाली सीरीज़ को लेकर चलते हैं, यानी हम लोग का आज 40 के बाद से जितने भी क्वेश्चन बचे हुए उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 40 और क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग का सबसे पहला 41 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कोश के विकास का सामान्य प्रकार है। क्वेश्चन है आपका कि भ्रूण कोश के विकास का सामान्य प्रकार क्या है? आइथोनीरा, पोलीगोनम, एलियम या एडोक्सा। तो इसका आंसर का क्वेश्चन होगा आपका पॉलीगोनम प्रकार जो है हमारे भ्रूण कोश के विकास का सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन एक मादा युग्मोद्भिद है? मादा युग्मोद्भिद कौन सा है पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश जो हमारी है वो एक मादा युग्मोद्भिद है। भ्रूण कोश को मादा युग्मोद्भिद इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पहली कोशिका जो स्टार्ट होती है अंडाशय बनाने की वो भ्रूण कोश में ही होती है, तो हम भ्रूण कोश को ही मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 43 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुरु बीजाणु पर्व को कहा जाता है। गुरु बीजाणु पर्व को क्या कहा जाता है? कुछ सेकंड नाम होगा उसका। तो गुरु बीजाणु पर्व को अंडप कहा जाता है, यानी आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अंडप। नर मादा युग्मोद्भिद की बात करें तो हमारा भ्रूण कोश, अगर वही गुरु बीजाणु पर्व की बात करें तो वो हमारा अंडप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंतु रूप समुच्चय पाए जाते हैं। तंतु रूप समुच्चय किसमें पाए जाते हैं? तो प्रतिव्यसांत कोशिका, अंड कोशिका, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका। ये आपके वो भ्रूण कोश के जब हम लोग डायग्राम को यानी पूरे भ्रूण कोश के संरचना को देखते हैं तो उनमें 3 कोशिका ऊपर की ओर होती है जिसे हम प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। फिर आपको बीच में 2 केंद्रक वाली कोशिका मिलेगी जिसे हम द्वितीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। इसके नीचे वाले डायग्राम में हम लोग आते हैं, यानी उसी में ऊपर वाला हो गया, बीच वाला। अब नीचे हिस्से में देखेंगे तो एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम अंड कोशिका, और उसके अगल बगल दोनों तरफ सहायक कोशिका होती है। इन सहायक कोशिका का काम ही होता है तंतु रूप समुच्चय यानी तंतु बनाना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि तंतु रूप समुच्चय किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा सहायक कोशिका। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कोशिका का प्रकार जो पुष्पों में अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है। कोशिका का कौन सा प्रकार है जो पुष्पों में कौन सी अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है? अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने वाला हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन से कोशिका का कौन सा प्रकार गुजरता है? 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं जो है एक आपकी परागकण बनाएगी और एक आपकी अंडाशय को वर्तिकाग्र परिपक्व करके अंडाशय को परिपक्व करती है। तो इस प्रकार से हमारा लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, बीजांड जिसमें हाइलम बीजांड द्वार के समीप स्थित होता है। बीजांड जिसमें हाइलम जो है वो बीजांड द्वार के नज़दीक स्थित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अधोमुखी बीजांड। अधोमुखी बीजांड जो है वो आपके बीजांड द्वार के समीप स्थित होता है। सहायक कोशिका मदद करती है। सहायक कोशिका किस में मदद करती है हम लोग का? तो सहायक कोशिका जो आपकी है वो गुरु बीजाणु भ्रूण कोश में पराग के प्रवेश को मदद करती है। सहायक कोशिका देखिए क्या करती है, जब हमारा परागकण बन जाता है और पराग नली के द्वारा आता है तो उस टाइम सहायक कोशिका कुछ विशेष प्रकार के तंतु निकालकर उसको अंदर लाने के लिए प्रवेश कराने में मददगार होती है। तो क्या करती है सहायक कोशिका काम? भ्रूण कोश में पराग के प्रवेश को अब मदद करती है लाने के लिए। किस रूप से? तो तंतु रूप समुच्चय जो आपने ऊपर देखा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदुतक अधिकांश बीजांड को बनाता है। मृदुतक जो है यानी मृदुतक जो है वो अधिकांश किसको बना रहा है? बीजांड को। जबकि बीजाणुजन उत्तक बनाता है, यहाँ पर हमारा जो बीजाणुजन उत्तक है वो किसको बनाता है ये देखा गया है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बीजांड काय को। मृदुतक हमारा जो बीजाणुजन उत्तक है वो किसको बनाता है? बीजांड काय को।
किसको बनाएगा? बीजांडकाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में सभी कोशिकाएं होती है। पॉलीगोनम प्रकार के जो भ्रूण कोश होते हैं उसमें सभी कोशिकाएं कैसी होती है? अगुणित, द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित दोनों, या बहुगुणित होती है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की पाई जाती है। तो पॉलीगोनम प्रकार के में जो भ्रूण कोश में कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित भी पाई जाती है और द्विगुणित भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यावरणीय गुरुबीजाणुधानी है। अध्यावरणीय गुरुबीजाणुधानी कौन सी है? चारों ऑप्शन में आपको बताने हैं कौन सा है। तो हमारा जो बीजाणु है वो क्या है? अध्यावरणीय गुरुबीजाणुधानी है। नेक्स्ट, एक बीजांड में भ्रूण कोश की संख्या सामान्य तो होती है। एक बीजांड में कितने भ्रूण कोश पाए जाते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूण कोश? तो ये नॉर्मल बात है कि एक बीजांडकाय में एक ही भ्रूण कोश होंगे। नेक्स्ट है आपका, भ्रूण कोश प्रदर्शित करता है। भ्रूण कोश प्रदर्शित करता है किसको? भ्रूण कोश क्या प्रदर्शित करता है? 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, भ्रूण कोश गुरु युग्मोद्भिद को प्रदर्शित करता है। गुरु बीजाणु का जो गुरु युग्मोद्भिद होता है उसको प्रदर्शित करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अधोमुखी बीजांड में बीजांड द्वार की दिशा किस ओर होती है? जो अधोमुखी बीजांड होती है उसमें बीजांड द्वार की दिशा किस ओर होती है? तो आपका ये जो अधोमुखी बीजांड है इसमें बीजांड द्वार की जो दिशा होती है वो दिशा आपकी नीचे की ओर होती है। वो दिशा आपकी किस ओर होती है? नीचे की ओर। और हम लोग कॉपी वगैरह पे डायग्राम बना भी चुके हैं बीजांड द्वार का, जो कि आपकी नीचे की ओर होती है। तो अधोमुखी बीजांड में हमेशा ये दिशा नीचे की ओर होगी, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक बीजांड जो वक्रित हो जाता है ताकि बीजांड द्वार एवं भ्रूण कोश फनिकल के समकोण पर स्थित हो तो यह होता है। इसमें आपको डायग्राम बताने हैं कि ये जो डायग्राम बनेगा बीजांड का या भ्रूण कोश का, वो बीजांड को हम किस नाम से जानते हैं उस बीजांड को? तो ये आपका जो बीजांड है वो अनुप्रस्थ वर्त बीजांड होता है। कैसा होता है आपका ये बीजांड? अनुप्रस्थ वर्त बीजांड होता है। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे हम देखते हैं अपने 55 नंबर क्वेश्चन को। 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश है। 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश को क्या कह सकते हैं हम लोग? 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश कौन सा है? तो ये जो भी आपके ऑप्शन है इनमें से आपका कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एकल बीजाणु में भी नहीं होते हैं, चतुष्क बीजाणु में भी नहीं होंगे, केवल द्विबीजाणु में जी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा आपका 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृंत जिसके द्वारा बीजांड अपरा से जुड़ा होता है कहलाता है। पूछा जा रहा है वृंत जिसके द्वारा बीजांड जो है वो अपरा से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? बीजांड वृत्त कहलाता है। बीजांड अगर वृत्त से जुड़ा हो, अपरा से जुड़ा हो तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं बीजांड वृत्त। नेक्स्ट आपका भ्रूण कोश, यह भी कहा जाता है भ्रूण कोश को, और हम लोग क्या कह सकते हैं? तो भ्रूण कोश को गुरु युग्मोद्भिद भी कहा जाता है। अगला आपका, फूलों का चमकीला रंग किसके लिए अनुकूल है? फूलों का चमकीला रंग किसके लिए अनुकूल है? तो किसी भी चीज़ की सुंदरता के पीछे किसी को आकर्षित करने का गुण होता है। तो आपका ये जो फूल चमकीले रंग के होते हैं उनके पीछे भी कारण होता है, उनको कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है ताकि वो कीट आकर उस फूल में परागण करवा सके। तो फूल का चमकीला रंग कीट परागण के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका, अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही बीजांडकाय की कोशिका भ्रूण कोश बनने की प्रक्रिया होती है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के बीजांडकाय से अगर भ्रूण कोश की प्रक्रिया भ्रूण कोश बनती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन प्रक्रिया में बिना विभाजन हुए बीजांडकाय की कोशिका से भ्रूण कोश बन जाता है। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूण कोश परिपक्वता पर होती है। यानी एक भ्रूण कोश में आवर्तबीजी परिपक्व भ्रूण कोश की बात करें तो उसमें कितने केंद्रक और कितने कोशिकीय होते हैं?
तो ये तो आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे टोटल 8 केंद्रक होते हैं और कोशिका आपकी 7 होती है। हमेशा इसको कंफ्यूज नहीं रहना, आपको याद रखना है कि हमेशा आपकी जो कोशिका होगी दोनों में 7-7 याद रखें, पर कोशिका जो होती है आपकी केंद्रक से कम होती है। तो हमारी कोशिका जो है वो 7 होती है, 3 ऊपर की ओर, 3 नीचे की ओर और एक बीच में। जबकि जो केंद्रक है हमारा 3 ऊपर 3 नीचे, पर बीच में केंद्रक 2 होता है, जिस कारण वो एक ज़्यादा हो जाता है, तो 8 होते हैं। 8 केंद्रक और 7 कोशिका। आगे देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन जो भी है। बीजांड किसके द्वारा अपरा की अंडाशय भित्ति से जुड़ा होता है? बीजांड जो है वो अपरा की अंडाशय भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा होता है? 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीजांड किसके द्वारा अपरा से अंडाशय भित्ति से जुड़ा। तो बीजांड वृत्त एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ती है। तो इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा बीजांड वृत्त। इसका आंसर आपका हो जाएगा बीजांड वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुष्क बीजाणुज भ्रूणकोश के निर्माण के लिए कितने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होती है? चतुष्क बीजाणु जो है भ्रूणकोश जब बनाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, कितने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की उनको आवश्यकता होती है? तो टोटल हम लोग को जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होती है वो टोटल होते हैं हमारे पास 4। तो गुरु बीजाणु में टोटल कितने मात्र कोशिका की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को? 4। क्या करने के लिए? तो भ्रूणकोश बनाने के लिए हम लोग को टोटल 4 मात्र कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी कोशिका बीजांड की सबसे बड़ी कोशिका है? कौन सी कोशिका जो है वो बीजांड की सबसे बड़ी कोशिका है? हम लोग का बीच वाला जो कोशिका है वो 2 केंद्रक को यानी 2 कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो एक कोशिका से कहीं ना कहीं वो जो कोशिका है सबसे बड़ी होगी। तो बीच का जो केंद्रीय कोशिका है वो इसमें से बीजांड की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है आपका, बीजांड द्वार किसमें सहायक है? बीजांड द्वार किसमें सहायक है? तो बीजांड द्वार जो है, जो रास्ता खुला है वो कहीं ना कहीं वो रास्ता इसलिए खुला है ताकि जो प्रागनली है उसमें प्रवेश कर सके। तो बीजांड द्वार के पीछे भी रीज़न है आपका, कुछ गुप्त कारण है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रागनली के प्रवेश की अनुमति में। क्या है, किस में सहायक है? प्रागनली के प्रवेश की अनुमति में। नेक्स्ट है हमारा, ध्रुवीय केंद्रक किस में स्थित होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक जो आपके हैं वो किस में पाए जाते हैं? ध्रुवीय केंद्रक वही जो 2 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो किस में होते हैं? तो आपके भ्रूणकोश में ये ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं या स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तंतु रूप समुच्चय किसकी विशेषता है? सहायक नलिका की। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है कि सहायक नलिका तंतु रूप समुच्चय बनाती है, तो विशेषता भी उसी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बीजांड को दर्शाता है जहां भ्रूणकोश घोड़े की नाल की आकृति का होता है और बीजांड वृत्त बीजांड द्वार एक दूसरे के नज़दीक होते हैं? इन चारों डायग्राम में चारों संरचना बनते हैं। इन चारों संरचना में यहाँ पर हमारा जो बीजांड भ्रूणकोश होगा वो घोड़े की नाल की जैसे दिखेगा और बीजांड वृत्त बीजांड द्वार दोनों आपस में चिपके होते हैं। तो माइंड में बैठा ले कि जब भी हम लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारा भ्रूणकोश है वो घोड़े की नाल और बीजांड द्वार बीजांड वृत्त आपस में चिपके हो, तो वैसी संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपकी ऐसी संरचना जो है वो कहा जाता है ऋजुवर्ती बीजांड। कौन सा बीजांड कहा जाता है? ऋजुवर्ती बीजांड। नेक्स्ट है हमारा, आवर्त बीजीय बीजांड में भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका प्रागनली के प्रवेश से पहले में होता है। बीजांड में जो हमारी भ्रूणकोश की बीच वाली कोशिका है, जैसे प्रागनली घुसने वाली होती है, घुसने वाली होती है, उसके पहले भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका में क्या होता है पूछा गया है 68 नंबर क्वेश्चन में। तो जो आपकी भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका है वो अभी हम लोग के पास आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक बनकर रहती है। किस रूप में रहती है? 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक के रूप में रहती है। उसके बाद प्रवेश करते हैं, उनका विभाजन होकर वो लोग भोजन के रूप में विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे प्रागनली के प्रवेश से पहले भ्रूणकोश किस रूप में रहता है? तो 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, बीजांड काय किस में पाया जाता है?
बीजांडकाय किस में पाया जाता है? तो बीजांडकाय हमारा बीजांड में पाया जाता है। बीजांडकाय कहाँ पाया जाता है? हमारा बीजांड में पाया जाता है। बीजांड में पाया जाता है। अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश बनाती है। अगुणित कोशिका जो कि इक्वल विभाजन करके भ्रूण कोश बनाती है, किस में होगा? तो इसका तो भ्रूण कोश है, यानी अंडाशय कहीं ना कहीं मिस्त्री केसर की बात कर रहे हैं, और उसकी इकाई जो है वो आपकी होती है गुरु बीजाणु। तो भ्रूण कोश किससे बनेगी? हमारे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से। नेक्स्ट है आपका भ्रूण कोश किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? भ्रूण कोश जो है वो किसके द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं भ्रूण कोश को? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुरु युग्मोत्भेद द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपकी बीजांड की कौन सी संरचना द्विगुणित होती है? बीजांड में कौन सा डायग्राम है जो आपको द्विगुणित मिलता है? तो हमारा बीजांडकाय, आवरण, द्वितीय केंद्रक, ये तीनों चीज़ जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 4, दोनों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा अपरा से निकलने वाली गुरु बीजाणु धानी को सामान्यतः कहा जाता है। अपरा से निकलने वाली गुरु बीजाणु धानी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अपरा से निकलने वाली गुरु बीजाणु धानी को सामान्यतः कहते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा बीजाणु। अपरा से निकलने वाले गुरु बीजाणु धानी को सामान्यतः हम लोग बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, स्त्री केसर का वह भाग जो परागकणों के लिए अवतरण मंच के रूप में कार्य करता है, यानी कौन है जो परागकण को आमंत्रित करता है, वहाँ बुलाने के लिए आकर्षित करता है? तो ये आंसर आपका होगा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो होता है वो कहीं ना कहीं उनको आमंत्रण मंच का कार्य करता है। जो 75 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा परागकण से रिलेटेड मिलेगा। आप लोग को बार बार इस टॉपिक में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, बीजांड का सहायक नलिका, अंड कोशिका, द्वितीय कोशिका, द्वितीय केंद्रक, इतने सारे शब्द मिले हैं। कहीं ना कहीं जब आप लोग नोटिस करेंगे तो आप लोग का जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है, सेकेंड टॉपिक गुरु बीजाणु का, उसी टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन हमने किया है 64, 74, 41 से लेकर के, तो 41 से 74 के टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन था ये आपका सारा गुरु बीजाणु से था। आप लोग कोशिश करेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी उठाए, बहुत ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। जो डेली टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव हो रहा है उस ऑब्जेक्टिव को करके अगर आप टॉपिक देख लेते हैं उसी दिन तो आपका ऑब्जेक्टिव और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे आप लोग जितने भी 12th वाले हैं जो भी अपना बेस्ट चाहते हैं बायो में, वो कोशिश करेंगे कि एक बार इस आधा घंटा इस ऑब्जेक्टिव के वीडियो को देखने के बाद आधा घंटा आप अपने किताब में जो भी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव हुआ है उस एक बार टॉपिक को पढ़ ले कि कितना ऑब्जेक्टिव इसमें मैच हो रहा है, पता चलेगा 100% हो रहा है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से ही ये ऑब्जेक्टिव है और कहीं बाहर से नहीं है। पर देखिए पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक परागण की बात करेंगे। हम लोग का लघु बीजाणु हो चुका है, गुरु बीजाणु हो चुका है, तीसरा टॉपिक जो हमारा वो परागण है। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। जब एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पादप, यानी एग्जाम्पल हम लेते हैं ऐसे कि अगर गुलाब का है तो वो ओढ़ोल के फूल के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर स्थानांतरित हो जाता है परागकण, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो आपकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर आपका हो जाएगा पर परागण। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? पर परागण। अगला आपका युक्का पादप में परागण किसके द्वारा होता है? युक्का पादप जो कि जिसमें विशेष परागण से विशेष द्वारा होता है वो आपका आंसर हो जाएगा प्रोन्यूबा द्वारा। प्रोन्यूबा द्वारा युक्का पादप में परागण होता है। नेक्स्ट है आपका मक्का सबसे अच्छा उदाहरण है किसका?
वायु परागण, पक्षी परागण, जल परागण, कीट परागण। तो आपके मक्का में वायु परागण पाया जाता है। कौन सा परागण? वायु परागण होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोग को इस टॉपिक में केवल परागण ही मिलेंगे क्योंकि हमारा परागण टॉपिक ही चल रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पुष्प और एक परागण कारक के बीच घनिष्ठ संबंध, एक पुष्प और एक परागण कारक के बीच घनिष्ठ संबंध सबसे अच्छा उदाहरण किसके द्वारा दर्शाया गया है? एक फूल और परागण में सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए। हम लोग क्वेश्चन जो देख रहे थे वो हमारा क्वेश्चन है, एक पुष्प और परागण के लिए दोनों के बीच अच्छा संबंध किस में देखा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा युक्का में। युक्का जो पादप है उसमें हम लोग अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, कीट परागित पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती है उनकी वर्तिकाग्र कैसी होती है? तो उनकी वर्तिकाग्र जो होती है वो कीट परागित पुष्प की वर्तिकाग्र जो होती है वो भी चिपचिपी होती है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वायु परागण में भी होता है और कीट परागण में भी वो चिपचिपा होता है क्योंकि उस पर मकरंद होते हैं। नेक्स्ट है आपका उन्मिल परागणी और अनुन्मिल परागणी प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। दोनों क्वालिटीज़ होते हैं, उन्मिल भी होते हैं अनुन्मिल भी होते हैं। ऐसा कौन सा पुष्प है जो दोनों होता है? तो हमारा जो कोमेलिना पादप है, कोमेलिना पादप उन्मिल भी है और अनुन्मिल भी है। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर क्वेश्चन, पक्षी परागण होता है और पक्षी परागण में नीचे 4 विशेषताएं दी हुई है। आपको बताना है कि पक्षी परागण किस में हो सकता है। तो मकरंद युक्त पीले पुष्पों में, जिसमें मकरंद हो और पीला पुष्प है उसमें अधिक हो सकता है, मकरंद युक्त पीले पुष्पों में। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्तबीजी के भ्रूण कोश में परागनली किसके माध्यम से प्रवेश करती है? जब भ्रूण कोश में परागनली जाती है तो किसके मदद से और किसके माध्यम, किसकी सहायता से वो जाती है? तो किसी एक सहायक कोशिका की मदद से वो अंदर जा पाते हैं। किसकी मदद से? सहायक कोशिका की मदद से। आप लोगों को बता भी दिए कैसे। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, परागनली में किस प्रकार की वृद्धि पाई जाती है? परागनली जो एक तरफा बढ़ती है उसमें कौन सी वृद्धि पाई जाती है? तो उसमें जो वृद्धि होती है वो आपकी शीर्ष वृद्धि होती है, क्योंकि जो आपके नर युग्मक होते हैं वो शीर्ष पे परागनली पे चले जाते हैं और वो शीर्ष जो होता है वो लगातार वृद्धि करके अंदर की ओर घुसता चला जाता है। अगला आपका स्वपरागण का अर्थ है। स्वपरागण का क्या अर्थ है? 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है स्वपरागण का 84 नंबर क्वेश्चन में स्वपरागण का अर्थ है। स्वपरागण का अर्थ एक ही पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। जी यही, एक ही जाति के जब पुष्प में स्थानांतरण होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अगला है मध्य निषेचन है। मध्य निषेचन किसे कहा जा सकता है? तो आपका आंसर होगा अध्यावरण के माध्यम से परागनली का प्रवेश। जैसे ही अध्यावरण में परागनली घुस जाता है तो वो मध्य निषेचन, बीच वाली निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी आप लोग इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे कि जब परागनली अंदर चली जाती है तो उस सिचुएशन को हम लोग मध्य निषेचन कहते हैं। अगला आपका वह संरचना जो परागनली को सहायक कोशिका में जाने में निर्देशित करती है, वो कौन सा डायग्राम है, वो कौन सी संरचना है जो परागनली को सहायक कोशिका में जाने के लिए संकेत देती है? मतलब वो कहीं ना कहीं चीज़ को कंट्रोल कर रही है और कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आपकी सहायक नलिका में कुछ ऐसा निकलता है जो परागनली को संदेश करता है कि वो उसके अंदर आना है। तो आपका है आंसर तंतुमय उपकरण। तंतु जो निकलती है वो तंतु सहायक कोशिका की ओर परागनली को खींच लेते हैं, तो वही उन्हें निर्देश देती है। अगला है परागचोर हैं। परागचोर हम लोग किसे कह सकते हैं? परागचोर किसे कहा जा सकता है? 87 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा पराग या मकरंद का उपभोग करते हैं। जिनको पराग चाहिए और जिनको मकरंद चाहिए वही तो
परागचोर हो सकते हैं, उन्हीं को हम लोग परागचोर कहते हैं। आगे देखते हैं, हमारा 90 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। एटी 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, परागकण का प्रकार जो आनुवांशिक रूप से वर्तिकाग्र पर विभिन्न प्रकार के परागकण लाता है। परागण का वो प्रकार कौन सा है जो वर्तिकाग्र पर अलग अलग प्रकार के परागकण को लाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पर परागण। पर परागण में ही इधर उधर से कोई भी परागकण आके गिर जाता है तो वर्तिकाग्र पर अलग अलग प्रकार के आ जाएंगे। बाकी 100 परागण में तो जो उसकी जाति का होगा वही जाएगा। अगला है, लंबे रिबन जैसे परागकण देखे जाते हैं। लंबे लंबे रिबन की तरह परागकण किसमें देखे गए हैं? तो जलीय पादपों में जो परागकण देखे गए हैं वो लंबे रिबन के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? कौन से पादपों में? जलीय पादपों में। अगला आपका, आवर्तबीजियों में परागनलिका अपने नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? आवर्तबीजी में परागनलिका जो है नर युग्मक को कहाँ मुक्त करती है? किसके अंदर डालकर छोड़ती है? तो आपका आंसर आपका सहायक कोशिका में, क्योंकि सहायक कोशिका इसको खींच लेती है। तो इस प्रकार से सहायक कोशिका में नर युग्मक को छोड़ देती है और बाद में सहायक कोशिका नर युग्मक को अंड कोशिका के पास रख देते हैं और अंड कोशिका निषेचन करके आपका बीज बना लेती है। तो हमारा ये टोटल 90 क्वेश्चन था। आप लोग को जो बताया गया है इसमें बीच में डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, पर आप लोग को जितना भी बताया गया है ऑब्जेक्टिव शुरू से लास्ट तक, हमने फर्स्ट वीडियो में परिचय और कहीं ना कहीं आपका लघु बीजाणु के बारे में देखा था। सेकेंड वीडियो जो आज आपकी बनी है उसमें हम लोग गुरु बीजाणु और परागण वाले टॉपिक को देखे हैं। कहीं ना कहीं आगे ऐसे हम लोग और टॉपिक बचे हुए बीज, भ्रूणकोश, तो इस तरह के जितने भी टॉपिक बचे हुए टॉपिक वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते जा रहे हैं। तो आप लोग 90 के 90 क्वेश्चन को कंप्लीट करने से मतलब मत रखिए और सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग कमेंट से पता लग जाता है कि हाँ चलो स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा है या कुछ भी। और थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, कहीं ना कहीं इतना एनर्जी लॉस करने के पीछे कुछ चाहिए नहीं, सपोर्ट काफ़ी है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी आप लोग हो सकता है उतना करके जाए और उसके बाद सभी लोग पढ़ के ग्रुप में फ़ोटो डाल देंगे ताकि देख लिया जाएगा कि कौन कौन पूरे लास्ट तक गया हुआ है। सभी लोग फ़ोटो डाल देंगे याद से, इससे पता भी चल जाएगा कि कितने लोग लास्ट तक वीडियो को देखे हुए हैं। बाकी आप लोग अपना रेगुलर पढ़ाई रखें, टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्टिव को क्लियर करते चले। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।